इस क्लास में हम स्टडी करते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो पहले हम आपको बता देते हैं इसका जीरो लॉ नाम क्यों पड़ा। देखो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था थर्मोडायनिक में उसने फर्स्ट लॉ के बारे में बता दिया। अब फर्स्ट लॉ के बाद आया जीरो लॉ। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, जीरो लॉ फर्स्ट लॉ के बाद कैसे आ सकता है। देखो, जो हमारा जीरो लॉ था उसकी जो डिस्कवरी थी वो फर्स्ट लॉ के बाद थी। अब हम इसको, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो फर्स्ट लॉ से पहले थी। मतलब ये फर्स्ट लॉ से पहले की जो पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो हम इसको सेकंड लॉ तो नहीं रख सकते थे नाम। हम इसका नाम सेकंड लॉ तो नहीं रख सकते, तो इन्होंने सोचा चलो भाई इसका नाम जीरो लॉ कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, जो जीरो लॉ था ना उसने टेम्परेचर के बारे में बताया था। टेम्परेचर के बारे में जीरो लॉ ने ही बताया था। अब आपको पता चल गया होगा इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि टेम्परेचर के बेस पे ही हम किसी सिस्टम की हीट ट्रांसफ़र या वर्क डन या एनर्जी की ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया होगा। तो जीरो लॉ ने टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखना है कि जो टेम्परेचर है उसके बारे में जीरो लॉ ने ही बताया था। तो आप ये कह सकते हैं जो टेम्परेचर का डेफिनेशन या डिफाइन किया था वो जीरो लॉ ने ही डिफाइन किया था। अब जीरो लॉ है क्या, तो जीरो लॉ ने ये कहा जब कोई दो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ थर्ड सिस्टम से, तो इसने कहा कि वो दो सिस्टम भी थर्मली इक्विलिब्रियम रहेंगे, मिलेंगे। जैसा एग्जांपल मान के चलो भाई, मेरे पास ए कोई सिस्टम है और मेरे पास कोई बी सिस्टम है, और हमने कह दिया भाई ये थर्मली इक्विलिब्रियम सी सिस्टम से है और ये भी थर्मली इक्विलिब्रियम सी सिस्टम से है। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास जब कोई ए और बी सिस्टम है और वो सेपरेट मतलब अलग अलग से दोनों किसी थर्ड सिस्टम से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इन्होंने कहा कि वो दोनों सिस्टम भी थर्मली इक्विलिब्रियम मिलेंगे। वो दोनों सिस्टम भी क्या मिलेंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम मिलेंगे। तो ये था जीरो लॉ। तो आप ये कह सकते हो कि जब कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वो दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेंगे एक दूसरे से। तो यही इस जीरो लॉ ने बताया था। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो टेम्परेचर की डेफिनेशन डिफाइन किया था वो जीरो लॉ ने किया था। जीरो लॉ ने ही बताया था टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले। टेम्परेचर है क्या, जैसे हम पढ़ते हैं टेम्परेचर इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो इसके बारे में जीरो लॉ ने ही बताया था। तो जीरो लॉ की भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक, जो हमारा जो बेस चलेगा बेटा अब आगे। ध्यान रखना इस पॉइंट का। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, अब जो भी इसमें थर्मोडाइनमिक में हम स्टडी करेंगे वो फर्स्ट लॉ के बेस पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो आप ये कह सकते हो जितना भी अब स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, आपको पिछली क्लास में या पिछले पार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल चुका होगा, और आपको ये भी बताया गया था कि भाई थर्मोडाइनमिक में हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टडी करेंगे। और आपको ये भी पता चल गया जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दो बेसिस पे होता है, किस पे, हीट और वर्क। तो अब उनको हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में। अब पहला पॉइंट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है क्या, ये क्या है, और ये आप पढ़ चुके हो। इसने कहा कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की, वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है ना वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो याद रखना, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो सब क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। इट इज चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या अगर हम इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लें, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, एक सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रूप में हम ये कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट।
किसी भी सिस्टम की, किसी भी आइसोलेटेड मतलब एक अकेला सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हमें बताया था। अब जितना भी हम डिस्कस करेंगे ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बेटा आपको यहाँ पर हम बात बताते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है ना, हमने उसका नाम दिया इंटरनल एनर्जी। हमने उसका नाम क्या दिया, इंटरनल एनर्जी। नाम समझ गए हो, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एग्जाम्पल तो लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, इसमें डिफरेंट टाइप की एक मैटर प्रेजेंट है या कुछ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। भाई कुछ तो होगा, भाई मैटर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। तो ये जो मैटर है वो जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी एसोसिएट करता है, उस टोटल एनर्जी का सम ऑफ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हम कहेंगे ए सिस्टम हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एसोसिएट विथ different type of energy like thermal energy, rotational energy, vibration energy, bonding energy is called internal energy। तो आप ये कहते हैं जो टोटल अमाउंट में जो एनर्जी डिफरेंट टाइप की जितनी भी एनर्जी है उन सभी एनर्जी का जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। यहाँ तक तो आपको पता चल गया इंटरनल एनर्जी है क्या, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल, क्योंकि देखो अब जितना भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो सारा इंटरनल एनर्जी पे ही डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी है क्या। तो आपके ऊपर फिर से बता रहा हूँ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। भाई हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसमें जो मैटर प्रेजेंट है और उस मैटर में जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, थर्मल, बॉन्डिंग, जो एटम एटम के बीच में बॉन्डिंग, उन सभी एनर्जी को जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इन ए मैटर सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट रखना है बेटा, कभी भी जो इंटरनल एनर्जी है वो कभी भी बेटा हम एक फिक्स अमाउंट में कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी सिस्टम की। भाई किसी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होती है हम उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये याद रखना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं कि किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, या ध्यान रखना। किसी भी सिस्टम है और मान लेते हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें हमने गैस फिल कर रखी है, तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी बेटा। यहाँ तक आपको पता चल गया। अभी हमने आपको पीछे बात करी बेटा, भाई जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी सिस्टम में, जैसे बेटा हमारे पास ये सिस्टम और ये हमारा सराउंडिंग है, तो इनमें सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो टू टाइप्स होती है। एक तो होती है हीट, ये हम बात कर सके, एक तो हीट के रूप में। अब आपको बता दें भाई कोई सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट को गेन कर रहा है तो वहाँ पर क्या वो प्लस हो जाएगा, अगर कोई सिस्टम सराउंडिंग में हीट को लॉस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, भाई सोच के देखो, आपने एक कप ऑफ टी लिया, एक चाय का कप लिया, और आपने भाई जब चाय का कप लिया था तो स्टार्टिंग में वो क्या था बेटा, हॉट था। स्टार्टिंग क्या था, वो हॉट था। तो धीरे धीरे आपने देखा वो तो भाई कूल हो गया, वो क्या हो गया, कूल हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा कप एक चाय तो सिस्टम था उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा था, तो धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में लॉस कर दी, और वो तब तक लॉस करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सराउंडिंग और सिस्टम का इक्वल ना हो जाए, तब तक वो लॉस करता है। उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, आपको पता है। तो यही कह रहा है कि हीट के रूप में भी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा बता रहा है वर्क। अब जो हमारे पास जो वर्क होता है ना वो दो टाइप्स होते हैं, याद रखना। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क और एक होता है मैकेनिकल वर्क। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वर्क का,
जो वर्क डन की बात कर रहे हैं भाई, हमने बताया ना जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो टू टाइप से होती है। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो टू टाइप से होती है, एक वर्क और हीट। और जो वर्क होता है वो दो टाइप से होता है, किससे? मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क। और आपको पता है मैकेनिकल वर्क होता है क्या है? एक प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क क्या होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो इसी पॉइंट को समझाने के लिए इन्होंने एक फ्रैक्शनलेस पिस्टन लिया। फ्रैक्शनलेस मतलब उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, जो पिस्टन लगा रखा है उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर हम जो बात करेंगे ध्यान रखना वो एक्सपेंशन में, इसी के बेस में। देखो हमने यहाँ पर एक फ्रैक्शनलेस पिस्टन लिया, ऐसे लगाया, और इसमें हमने कोई गैस फिल कर दी। हमने इसमें कोई भी गैस फिल कर दी, हमने कोई गैस ले लिए, हो गया। तो ये फ्रैक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और हमने इसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया V1। अब ये जो इंटरनल जो गैस प्रेजेंट होती है इसमें, इंटरनल जो गैस प्रेजेंट होती है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपको पता है भाई जो गैस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर इन एनर्जी बढ़ेगी, सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर, तो इसको ऊपर की तरफ जाएगा। और ध्यान रखना हम जो ये यूज़ कर रहे हैं बेटा वो आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पिस्टन है फ्रैक्शनलेस वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना हम इसमें एक इनक्लोज सिलेंडर लेते हैं विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और हमका इसका एरिया, हमने इसका एरिया मान लिया, क्या मान लिया? एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लिया। और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रिक्शन है वो हमने मान लिया DL, स्मॉल डिस्टेंस जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L। तो अब आपको पता है, और ध्यान रखिए यहाँ पर हम बात करें एक्सपेंशन, क्यों? देखो गैस एक्सपेंड हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। गैस क्या आ रही है? ऊपर। गैस क्या आ रही है? एक्सपेंड, मतलब गैस फैल रही है। जब फैलेगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक एक्सपेंड भी होता है और कंप्रेशन, दोनों में स्टडी करेंगे, बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। तो यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रही है तो ये जो पिस्टन स्मॉल डिस्टेंस क्या करता है? मूव करता है। उससे उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब भाई कितना फोर्स इसके ऊपर लगा और कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। और आपको पता है फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू में एरिया। और आपको पता है एरिया और इनटू लेंथ क्या हो जाती है? वॉल्यूम। क्या हो जाती है? वॉल्यूम हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा क्यू वर्ड यूज किया है। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, याद रखना। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा लगाया वॉल्यूम क्या की, क्योंकि जब ये गैस एक्सपेंड करेगी या कंप्रेशन करेगी तो वहाँ पर वॉल्यूम चेंज होता है, तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के तो यही रहेगा। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो तो आपको यही पॉइंट मिलेगा। बट अगर आप केमिस्ट्री के टर्म में स्टडी करते हो तो यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रेशर भी यूज करते हो और हमारे पास गैस है तो गैस का प्रेशर। तो यहाँ पर EXT का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा V हो गया। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देते इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। बस ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है और ये होता है केमिस्ट्री। इसने कहा कि भाई जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक तो बेटा देखो बाहर से गैस, एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है और एक इंटरनल प्रेशर होता है। जब गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक्सपेंड करेगी, तो उसी के बेस पे याद रखना। तो PX का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर, और डेल्टा V का मतलब होता है चेंज। और ये नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, इसका कोई वो नहीं है कभी आप सोचो भाई नेगेटिव आया कहाँ से, नेगेटिव वर्ड आया कहाँ से। तो इसका मतलब होता है कि टर्म ऑफ केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स में प्लस रहेगा, केमिस्ट्री में क्या रहेगा? नेगेटिव। क्योंकि हम इसमें जो केमिकल रिएक्शन के बेस पे स्टडी करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसी के बेस पे स्टडी करते हैं। जैसा अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम और डीपली स्टडी करें अकॉर्डिंग फिजिक्स देखा जाए तो आपको नहीं पता है जितने भी IC, जैसे आप देखोगे हमारे पास बाइक है, गाड़ी है, वो IC इंजन पे इंटरनल कंबसन, जैसे कहोगे IC इंजन है, इंटरनल कंबसन। और अब जब उसमें देखोगे तो बाइक में तो उसमें ऐसे पिस्टन लगा रहता है,
उसमें ऐसे क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा, तो वो ऐसे रोटेट करता है पहिए पे, पहिए पे क्या करता रहता है, रोटेट करता है इंजन में, ऐसे रोटेट करता रहता है। तो जो पिस्टन में क्या होता है, जैसे यहाँ से फ्यूल आएगा, फ्यूल आएगा तो उसमें कंबसन होगा, कंबसन होते गैस में कन्वर्ट होगा, जैसे गैस बनेगी तो पिस्टन पे प्रेशर डालेगी, प्रेशर डालेगी तो पिस्टन रोटेट करेगा, फिर रोटेट करके वापस आएगा तो गैस इस साइड से एग्जॉस्ट में से रिमूव हो जाएगी, गैस इसमें से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, फिर आएगा ऑयल आएगा, फिर कंबसन होगा, प्रेस गैस बनेगी, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, फिर घूम के ऐसे आएगा। तो ऐसे ही गाड़ियों के इंजन में क्या होता है बेटा, वर्क होता है। कहते हैं भाई इतने पिस्टन है, इतने सिलेंडर है, एक सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, जितना ज़्यादा सिलेंडर की संख्या बढ़ाओगे उतनी उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और जैसे आपने सुना होगा भाई 100 सीसी, 150 सीसी या 250 सीसी, जैसे बाइक लिखा था ना भाई, ये तो 160 सीसी की है या 200 सीसी, इसका मतलब होता है जो यहाँ पर जो गैस बनती है, 100 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक, सेंटर क्यूबिक, मतलब जो गैस एक्सपेंड हुई है वो 100 सेंटर क्यूबिक में, 150 का मतलब वो जो गैस एक्सपेंड हुई है वो 150 में, 250 का मतलब जो गैस एक्सपेंड हुई है वो 250 में। मतलब यहाँ पर उतना ही वॉल्यूम क्या होता है, ऑक्यूपाई होता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा गैस बनेगी, और जितनी ज़्यादा गैस बनेगी उतना ही उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेगी, और उतना ही ज़्यादा ये फास्ट वर्क करता है। तो ये सारा रोल होता है इंजन में, गाड़ियों के में। बट यहाँ पर थोड़ा वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो जाता है, बट केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ तक तो हमने पता चल गया भाई जो वर्क डन है, बट पता चुके भाई उस जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिकल है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, या मैथमेटिकल भी कह सकते हो। तो जो आप फर्स्ट लॉ देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, डेल्टा यू इजिकल टू क्याउ प्लस में डब्लू, ये आता है। ये आया कैसे, ध्यान रखना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ सिस्टम है, हमारे पास है, उसकी एनर्जी कितनी है, क्याउ, सॉरी उसके पास एनर्जी कितनी है, क्याउ। तो मान लेते हैं हम उसकी इंटरनल एनर्जी क्या मान ली, U1 मान ली। हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 मान ली, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हम U से या E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने मान लिया उसने क्या अमाउंट को हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और उसने वर्क डन किया, उसने क्या किया, वर्क डन किया। तो ये जो टोटल वो हुआ हमारा, फिर से बता रहा हूँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखना। हम ऐसे करते हैं भाई, मान लेते हैं हमारे पास, इसको छोड़ दो, हमारे पास मान लो कोई सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, उसने क्या अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब किया, और वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करके उसने W वर्क डन किया। तो अब उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, और वो किसके रहेगा बेटा, E2 U2। और आपको पता है बेटा जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होती है, जो इनिशियल और फाइनल डिपेंड करती है। फिर से बता रहा हूँ भाई, हमारे पास कोई सिस्टम है, उसकी एनर्जी इतनी है, यहाँ पर उसने क्या हीट को गेन किया, वहाँ पर वर्क डन किया, तो जो टोटल चेंज आया वो U2 के इक्वल आया, मतलब उसकी फाइनल एनर्जी U2 है, कि वो कम हुई या डिक्रीज हुई होगी, यहाँ पर इतनी आ गई। तो हम इसको ऐसे लिखे, क्या प्लस में W, हम इसको U को इधर ले गए तो U2 माइनस U1, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भाई, कितनी एनर्जी चेंज हुई। जैसे हमारे पास कोई सिस्टम था, हमारे पास कोई सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी थी कुछ, उसने एनर्जी को गेन किया, वर्क डन किया, अब उसके पास कितनी एनर्जी बची। अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले,